अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरावानी। इस वक्त पंजाब में जो सियासी तनाव की सूरत हाल है वो बरकरार है और अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। इससे कबल स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी यही एक उनका बयान सामने आया था। इसके साथ साथ जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं, उनका भी एक अहम बयान सामने आया और उन्होंने पेशगोई की है कि मार्च या अप्रैल तक आम इंतखाबात जो है वो मुल्क में होंगे। तो अब सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है और आने वाले दिनों में जो पेशगोई खान साहब ने की है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होगी, इस पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा का भी बयान सामने आ चुका है। लेकिन इस वक्त बैकडोर राब्ते हो या एतमाद के वोट का मामला हो, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। इस वक्त अगर तो सबकी नजरें जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि हुकूमत कब खान साहब को एंगेज करके कोई बीच का रास्ता जो है वो निकालेगी। तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था उसके बाद अब आप सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया गौरवानी साहब। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छी अलामत नहीं होती किसी भी कौम के लिए जब उसकी नज़रें इस तरह के किसी खेल पे या इस तरह के किसी ड्रामे पे या इस तरह के किसी तमाशे पे मरकूज़ हो जाएं, और वो नज़रें जिन्हें काम पे मरकूज़ होना चाहिए, अपने मसाइल पे मरकूज़ होना चाहिए, अपने मुस्तक़बिल पे मरकूज़ होना चाहिए, जो दरपेश इश्यूज़ हैं उन पे मरकूज़ होना चाहिए, वो नज़रें लगी रहें कि अब सुबह क्या होना है तो शाम क्या होना है, तो क्या नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी, क्या वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लेंगे, क्या हाई कोर्ट क्या करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो वहाँ से क्या वर्डिक्ट आता है। तो जब गुरबानी साहब इस तरह की बेयकीनी होती है और मुल्क अफवाहों में और क्या साराइयों की जद में रहता है, तो ये किसी भी मुल्क की खुशबख्ती नहीं होती है। कौमें वही अच्छी होती हैं जो अपने इश्यूज़ पे मरकूज़ रहती हैं और आगे कदम बढ़ाती हैं। लेकिन खान साहब का आपने ज़िक्र किया, वो एक लीडर हैं और किसी न किसी तौर इक़्तिदार में भी पहुँचे, लेकिन मामला ये है कि इक़्तिदार से बाहर रहते हुए उन पे वही कैफ़ियत तारी हो जाती है जो दरिया से या पानी से या समुंदर से बाहर मछली की होती है। एक लीडर जो होता है उसे हर तरह के मौसमों में अपना किरदार अदा करना होता है। पार्लियामेंट में जब वो होते हैं तो पार्लियामेंट में कोई किरदार अदा नहीं करते। 2002 से 2007 तक वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे। आप पूछिए कि उन्होंने कितनी तकारीर की हैं, कितनी दफ़ा ऐवान में आए हैं। वो दो बड़ी इम्पॉर्टेंट कमेटियों के मेंबर थे, कश्मीर कमेटी के मेंबर थे, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे। दोनों कमेटियों में उनकी कोई हाज़िरी नहीं है और कोई किरदार नहीं है। वहाँ से भी इस्तीफ़ा दिया, फिर 2013 की असम्बली में आए, वहाँ से भी इस्तीफ़ा दिया। अब इस असम्बली में आए, वो जब तक कायदे ऐवान रहे तब भी असम्बली में नहीं आए, ना कोई किरदार अदा किया, और जब वहाँ से फारिग हुए तो फिर वो सड़कों पे और चौराहों और चौकों पे आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर को हर तरह के किरदार में ज़िंदा भी रहना है और अपना रोल प्ले भी करना है और मुस्तकबिल की तरफ जाना है। अब आप उनकी तकारीर सुनिए, उसमें कितनी बार आपको मुस्तकबिल की कोई नवीद मिलती है, कितनी बार वो कोई मुआशी लाए अमल देते हैं, कितनी बार वो खारजा पॉलिसी पे बात करते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जाने वाले कमांडर इन चीफ पे भी, आर्मी चीफ पे भी तनकीद करते हैं, अपोजिशन लीडरों पे भी तनकीद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कौम को एक हेजान में, एक तूफ़ान में, एक बोरान में उन्होंने मुब्तला कर रखा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि इस्तीफे देकर असेंबली से बाहर आकर वो मजीद पॉपुलर हो गए हैं अभी। देखें, पॉपुलर होना कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं होता। पहले तो ये सवालिया निशान है कि वो पॉपुलर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। इस वक्त उनके सामने सिर्फ चंद सीटों के इलेक्शंस हैं। उन सीटों के इलेक्शंस जो पहले भी 2018 के इंतखाबात में भी वो जीत चुके हैं, और अगर अब उनका तजिया करें, मैं करने वाला हूँ कुछ दिनों बाद अपने किसी कालम में, कि जिन सीटों पे वो जीते हैं वहाँ पे पीएमएलएन ने कितने वोट लिए, जिस जो टिकट याफ्ता था, जो पहले से उनका पैदाइशी मुस्लिम लीगी था उसने कितने वोट लिए, कितने वोट तकसीम हुए, कितनी पोलिंग हुई और इनके हिस्से में कितने वोट आए। इस बहस को छोड़ दीजिए।
पॉपुलर होने के लिए मैं अगर अपनी इस गली के अंदर जहाँ मैं रह रहा हूँ आराम व सुकून से अपने घर के अंदर अपना एक किरदार अदा कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, तो शायद मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ। मैं बाहर सड़क पे आ जाऊँ और वहाँ बोलना शुरू कर दूँ अचानक और हंगामा खड़ा कर दूँ और गिरदो पेट से लोग जमा हो जाएं तो 10 गलियाँ जो मुझे नहीं जानती वो मुझे जानने लगेंगी। लेकिन पॉपुलर होने के तरीके होते हैं। पॉपुलर होने के लिए नेल्सन मंडेला बनना पड़ता है, कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। नेल्सन मंडेला ने 20-25 साल जेल में गुजारे। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो मैंने ख़ास तौर पे कहा कि मुझे वो जेल खाना देखना है और मैंने वो कोठरी देखी। और जब वो निकल के आया तो किसी ने पूछा जी आप इंतकाम लेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे इंतकाम का जज्बा साउथ अफ्रीका के मुस्तकबिल पे हावी नहीं हो सकता। ये लीडर होते हैं। अब आपका ये कहना फ़लाँ को जेल में डाल दो, फ़लाँ का पंखा उतार दो, फ़लाँ का एसी क्यों लगा हुआ था, फ़लाँ की ज़मानत क्यों हो गई, आपके 4 साल इस खेल में गुजर गए। अब आप इंतज़ार कीजिए, मुल्क बड़े बहरान से गुजर रहा है, मुआशी बहरान में आप धकेल के गए हैं मुल्क को। अब आप तसव्वुर कीजिए कि ये हुकूमत भी चली जाती है, एक इंटरम निज़ाम आ जाता है जो कहते हैं जी इलेक्शन हो, एक निगरान हुकूमत आ जाती है। कोई सुनेगा निगरान हुकूमत की? IMF देखेगा उसकी तरफ आंख पलट के? कोई भरोसा करेगा उस पर? बाहर के ममालिक कोई हमारी मदद करेंगे? अगर आने वाले 3-4 महीने हमारी कोई मदद नहीं होती तो क्या हम अपना जो ये बहरान है इसके आगे कोई बंद बांध सकेंगे? ये खान साहब इसका जवाब ही नहीं देते। वो कहते हैं जी हर चीज़ का हल इलेक्शन है। और इलेक्शन के बारे में मुझे एक जुमला कहने दीजिए और लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं, ये बात रिकॉर्ड हो रही है और इसे संभाल के रखिएगा। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं और बड़ी कंफर्टेबली हुकूमत बना लेते हैं तो वो हुकूमत में आ जाएंगे और कहेंगे बड़े अच्छे इलेक्शन हो गए और उसी तरह की नायल ही अपने आने वाले 4-5 सालों में दिखाएंगे। अगर वो जेन्युइनली हार जाते हैं तो वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि मैं हार गया हूँ। वो कहते हैं मैं बहुत मकबूल था, मुझे इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया है, मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने हरवा दिया है, धांधली हो गई है, फिर यही जलसे होंगे, फिर यही जुलूस होंगे, फिर लॉन्ग मार्च होंगे, फिर नए इलेक्शन का मुकाबला होगा। उनके जुनून ने आराम से बैठना और कोई तामीरी किरदार अदा करना सीखा ही नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब 4 हलकों और 35 पंक्चर वाली जो है वो बात होगी। जी मुझे याद है अच्छी तरह से, वो 4 हलकों पे भी बाद में इलेक्शन हो गए। और गोरमानी साहब मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने बड़ा करीब से वो सारा दौर देखा है कि जब वो कायल हो गए अपना 4 महीने के ज़्यादा जो धरना था, उसके बाद कि जी ठीक है सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जज बैठे, चीफ जस्टिस खुद बैठे उस कमीशन के ऊपर, TORs इन्होंने खुद तैयार करके दी जी इन चीज़ों का सुराग लगे और कमिटमेंट की हमारे साथ कि अगर ये कमीशन ये कह देता है कि धांधली नहीं हुई तो मैं अपने तमाम मुतालबात से दस्तबरदार हो जाऊंगा और माजरत भी कर लूँगा। जब फैसला आ गया और अदालत ने कह दिया, और ये वाहिद इलेक्शंस हैं 2013 के गोरमानी साहब जिनके बारे में एक कमीशन बैठा और उसने फतवा दिया कि ये दयानतदाराना इलेक्शन से और धांधली नहीं हुई है। खान साहब आज भी कहते हैं जी कि धांधली हुई थी। इसलिए उनकी किसी बात को हम यकीन के साथ नहीं ले सकते। उन्हें एक फितना चाहिए, एक फसाद चाहिए, एक हंगामा चाहिए, शोर शराबा चाहिए, सड़कें चाहिए, चौराहे चाहिए, धरने चाहिए, लॉन्ग मार्च चाहिए। उन्हें ना पार्लियामेंट चाहिए, ना कोई तामीरी किरदार चाहिए, ना कोई मुस्तकबल चाहिए, ना कोई इकानमी चाहिए। तो इससे ऐसे तो नहीं ना मुल्क चलते। नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहाँ से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इरफान सिद्दीकी साहब, अभी बाजवा साहब का आपने जिक्र किया, अब उसमें अगर आप देखें तो खान साहब हो या पूरी तहरीक इंसाफ हो, उनका बयान तो वाज़ेह है कि उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देकर गलती की थी। अब उस एक्सटेंशन में पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी का भी किरदार था और आपका भी किरदार था, दीगर जमातों का भी। तो मुस्लिम लीग नून भी समझती है कि बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी गई या उस एक्सटेंशन में मुस्लिम लीग नून का जो किरदार रहा वो दुरुस्त नहीं था और नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर उस वक्त भी तवाना हल्का मौजूद था, ऐसे अनासिर मौजूद थे और न सिर्फ अनासिर मौजूद थे, ख़ुद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इस तरह के किसी अरेंजमेंट के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे, वो एक्सटेंशन के लफ्ज़ या उसके तसव्वुर से उन्हें चिढ़ है और उसकी भारी कीमत भी अदा करते रहे हैं। राहिल शरीफ साहब के सामने जब उन्होंने एक्सटेंशन देने से इनकार किया तो जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए,
तो 2019 में जो खान साहब ने एक्सटेंशन दी और आज वो बाजवा साहब के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हालांकि 2019 में ही नहीं, उन्होंने 2022 में भी अप्रैल से ज़रा पहले जब उन्हें लगा कि मामलात ख़राब होने लगे हैं तो उन्होंने ये कहा कि आप ताहयात कह लें या कोई कह लें, एक तवील एक्सटेंशन की उन्होंने पेशकश की, जो उस वक्त ज़ाहिर है कि बाजवा साहब किसी मज़ीद तोसी की जो बोझ है वो उठाने के काबिल नहीं थे। तो खान साहब का कोई मेयार नहीं है। एक्सटेंशन उसूली तौर पे अच्छी चीज़ नहीं है। जो सवाल आपने किया है, मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन एक मसलहत के तहत जब मामला कानून साजी तक पहुँचा, खान साहब ने जब 2019 में तौसी दी थी तो हमसे नहीं पूछा था, मुस्लिम लीग नून से नहीं पूछा था, किसी जमात से नहीं पूछा था। हाँ, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर मामला फिर एक कानून साजी तक चला गया तो फिर हमारे सामने दो रास्ते थे कि हम उस कानून में जाएं या ना जाएं। जमात ने जाने का फैसला किया, जमात के कुछ हल्के उसके खिलाफ थे। बहरहाल वो एक दौर हो गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कानून भी अनडू हो जाए और मामला फिर वहीं चला जाए जो इस कानून से पहले था। लेकिन अब भी इस कानून के होते हुए भी तौसी कोई लाजमी चीज़ नहीं है। अब भी वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, कानून नहीं रहेगा तो भी वज़ीर आज़म की सवाबदीद होगी। तो इरफान सिद्दीकी साहब, अब अगर आप देखें तो जो मुलाकातें हो रही हैं परवेज़ इलाही साहब की हों, आपके मुशावरती इजलास हो रहे हैं, अब खान साहब ने ये एक पेशगोई की है कि शायद मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात जो हैं वो हों। तो उन्होंने ये पेशगोई कोई बैकडोर राब्तों के उस नतीजे में की है, या आप समझते हैं कि ये उनका ख्याल है या ये उनकी ज़ाती राय है? मेरा ख्याल है उनकी राय है या उनका ख्याल है या उनके ख्वाब हैं जो आजकल वो देखा करते हैं। वो तो लाखों करोड़ों लोगों के मजमों को भी ख्वाब में देखते थे। वो तो ये भी देखते थे कि यहाँ जब मैं इस्लामाबाद में पहुँचूँगा तो एक दुनिया मेरे गिरदो पेश होगी, इस्लामाबाद मुहासरे की कैफियत में होगा और इलेक्शन का ऐलान किए बगैर कोई चारा नहीं होगा। वो दौर भी गुजर गया। अब वो मार्च अप्रैल तक चले गए हैं। इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़े से तहम्मुल का मुजाहरा करें और इलेक्शन से पहले असम्बलियाँ मौजूद हैं, कौमी असम्बली में आ जाएं, अपना किरदार अदा करें, रिफॉर्म्स करें। अब इलेक्शन के लिए चले, हम कल फैसला करते हैं जी इलेक्शन के लिए जाएं, फिर होगा जी कि इलेक्शन की ये इस्लाहात अभी होना बाकी है, ये कौन करेगा? असम्बली करेगी ना। फिर कहेंगे जी कि इलेक्शन कमीशन मुझे मंजूर नहीं है, उसका क्या हाल होगा? तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले तय करें ना, किस तरह इलेक्शन में कूद जाएं वो। तो ये बात कि जी मार्च में हो जाएंगे, अप्रैल में होंगे, अच्छा है अगर वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, खुद फरेबी में मुबतला रहते हैं, तो मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह अक्टूबर आ जाएगा और इलेक्शन भी हो जाएंगे। लेकिन लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, आप अगर देखें तो आपको याद होगा, आप तो मियाँ साहब के बड़े करीब भी रहे हैं। माजी में आप देखें कि मियाँ साहब खुद बनी गाला जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी। तो अब जो सियासी तनाव एक पैदा हुआ है मुल्क में, मईशत का हाल आप देख लें, तो आप नहीं समझते कि अब भी मुस्लिम लीग नून उसी तरह जैसे माजी में मियाँ साहब खुद बनी गाला चले गए, इसी तरह मियाँ साहब कॉल कर लें या शहबाज साहब जो हैं वो चले जाएं इमरान खान साहब की तरफ और कोई बीच का रास्ता निकाल लें? तो आप नहीं समझते कि माजी की उस रिवायत के तहत ऐसा अमल होना चाहिए? देखिए ना, माजी की वो रिवायत जो है उसका एक ख़ास पस मंज़र था और 2015 गालिबन मई का महीना था जब मैं ख़ुद भी मियाँ साहब के साथ था, जब मैं और चौधरी निसार साहब उनके साथ थे, जब हम बनी गाला गए हैं और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी पेशरफ्त थी वज़ीर आज़म की तरफ से। अब ख़ान साहब जब तक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका तौर तरीका ये था कि वो असम्बली में पहले तो आते नहीं थे। जब असम्बली में आते थे तो वो इस तरह से एक दो जो पहले की लाइनें और कतारें हैं उनको फलांग के आते थे ताकि मुझे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को देखना भी ना पड़े, उससे हाथ भी ना मिलाना पड़े। मियाँ साहब जब तक रहे, मैं खुद देखता रहा और एडवाइज़र के तौर पे असम्बली में होता भी था कि वो सबसे मिलते थे। पहले अपोजिशन की सफ़ों में जाके सफ़े अव्वल के सारे लोगों को मिलते थे, अपोजिशन लीडर से मिलते थे। तो ख़ान साहब तो ये कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लूट के खा गए हैं, मैं फ़लाँ से बात कर लूँगा, मैं तालिबान से बात कर लूँगा, मैं इंडिया से बात कर लूँगा, मैं मोदी से बात कर लूँगा, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। तो देखें ना, कोई एक विंडो, कोई एक दरवाज़ा, कोई एक दरीचा, कोई एक रोज़न, कोई एक सुराख ऐसा तो हो ना जहाँ से हम एक दूसरे से बात कर सकें।
वो समझते हैं जी कि ये लोग जो हैं ये पता नहीं कौन लोग हैं कि इनसे मैंने बात की तो मेरा सारा जो हुजूम है मेरे इर्द गिर्द वो कहेगा जी कि तुमने क्या गुनाह कर दिया। तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सियासत के अंदर खान साहब ने जो तरीके और करीने वज़ा किए हैं ना, वो सियासत के तरीके और करीने नहीं है। सियासत नहीं, में ठीक। मसालियत होती है, मुफ़ाहमत होती है, मुकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, गिव एंड टेक होता है। इसके लिए खान साहब आमादा नहीं है, हम तो तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इरफान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और अब आगे पंजाब की सूरत-ए-हाल अगर हम देखें तो उसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो कौमी असेंबली में इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए भी जाएँगे। तो अब आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक-ए-इंसाफ का ये असेंबली में वापस जाकर इस्तीफ़ों के मामले की जो एक तस्दीक का अमल है, उसके हवाले से जो उनका एक फैसला सामने आया, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज ही खान साहब ने ये कहा है कि उन्होंने जल्दी असेंबलियां इसलिए भी नहीं तोड़ी क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी एतमाद में लेना था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई राब्ता नहीं, लेकिन लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मार्च या अप्रैल में इंतखाबात करवाना चाहती है। तो इसी पर हम बात करेंगे। यावर बुखारी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। आज ही जो खान साहब ने गुफ्तगू की है, अब उसमें उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद मार्च या अप्रैल में इलेक्शन करवाना चाहती है। तो क्या इस वक्त जो रवाबित हैं खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बहाल हो गए और उनके साथ बातचीत हो रही है तहरीक इंसाफ की? सर नहीं, खान साहब के डायरेक्टली कोई राब्ते नहीं है। खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह किया है। खान साहब प्रेसिडेंट साहब से बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से बात की होगी, कोई बात वहां से आई होगी जो फिर खान साहब ने एक जिस्ट बताई है मीडिया को और अपने वर्कर्स को। जहां तक बात है कि क्यों टाइम दिया गया, टाइम दो वजह से दिया गया था। एक कि इत्तेहादी टोटली ऑन बोर्ड हों। नंबर टू, गवर्नमेंट को भी टाइम दिया गया था कि आओ बैठ जाओ, नेगोशिएट करते हैं, आप लोग इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, अर्ली इलेक्शंस की, और उसके ऊपर बैठ के फिर बाकी मोडालिटीज बात करेंगे। अर्ली इलेक्शंस क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। दुनिया देख रही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आज आईएमएफ ने, अगर आपने अखबारें पढ़ी हो, उन्होंने डिमांड किया है गवर्नमेंट से, डिमांड कि हमारे जो शर्तें हैं वो सारी मनोअन आप उनको लागू करें ताकि हम आपको अगली किस्त दे सके। डू यू अंडरस्टैंड? ये अल्फाज जो हैं कितने सख्त हैं और कितनी बेइतबारी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पाकिस्तान की इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर। तो बुखारी साहब, ये जो आपने देखा कि दिसंबर में खान साहब ने 2 दफा आवाम से खिताब भी किया और उन्होंने 23 दिसंबर की आखिरी एक डेडलाइन भी दी कि 23 असेंबली जो है दिसंबर को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। तो ये जो खान साहब ने डेट अनाउंस की थी, क्या एतमाद में नहीं लिया गया? देखिए, चौधरी परवेज इलाही का उसके ऊपर बयान है कि हमारे लिए कुछ सरप्राइज नहीं आया था, खान साहब ने डिस्कस किया था। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर होता ये है कि कई चीजें होती हैं जो अनफिनिश्ड बिजनेस होती है, जिसको टेक केयर जिसको आगे लेके चलना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो बहस मुबाहिसा चल रहा था वो इन चीजों पे चल रहा था कि क्या होगा। फिर दूसरी बात ये है कि खान साहब ने आइन के मुताबिक बात की। हम लोग ये कहते हैं जो एक सोच है हमारे इत्तेहादियों की भी और हमारे चंद जो हमारे खैरख्वाह हैं उनकी भी, कि आया 90 दिन में ये लोग इलेक्शंस करवा देंगे। मुझे जो लगता है कि इन लोगों ने जिस तरीके से अभी अदम एतमाद लेके आए, फिर वापस की, फिर गवर्नर साहब को इतनी मुश्किल और शर्मनाक सिचुएशन में डाला, तो ये लोग इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे। इन लोगों की कोई नियत नहीं है इलेक्शन करवाने की। आज साद रफीक जैसा बंदा भी बातें करने के काबिल हो गए हैं और वो बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन अपनी ये मुद्दत पूरी करेंगे और ये है और वो है। हालांकि अफसोस होता है जब इस किस्म के लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग उनकी हुकूमत को काम करने नहीं दे रहे। हम तो अपनी जगह पे बैठे, हम अपना आईनी हक मांग रहे हैं। ये लोग
इन लोगों ने हमारी हुकूमत साजिश के जरिए हटाई और जिस किस्म की घिनौनी मिली भगत हुई थी, उसने आपकी 6% जीडीपी जो ग्रो कर रहा था उसको 0.5% पे ले आया। आपकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है, कोहिनूर बंद हो गई, आपकी इंडस मोटर प्लांट बंद हो गई। और क्या चाहते हैं ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जुडिशरी कि इस मुल्क की तबाही के लिए और अगला कदम क्या होगा कि इनको एहसास होगा कि ये नाअहल और वो लोग हैं जिसके ऊपर किसी को एतबार नहीं है, चोर है, झूठे हैं। मतलब कैसे आप लोग इनको आगे लेके चलते? लेकिन बुखारी साहब, ये जो आप बातचीत की बात कर रहे हैं कि असेंबलियां फौरी तौर पर इसलिए तहलील नहीं की कि हुकूमत को टाइम दिया गया, लेकिन हुकूमत उनका तो ये मौकफ आ रहा है कि अब आप खान साहब हो गए, वो हाथ मिलाने के लिए तैयार ही नहीं है, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ये मामला हल कैसे होगा? बात करने के लिए तो वो कहते हैं आप लोग तैयार नहीं है। नहीं, बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो पहले एक बात के ऊपर एग्री करेंगे, जनरल इलेक्शन करवाएंगे अर्ली। हम इसलिए ये कहते हैं कि मुल्क के लिए, स्टेट के लिए बेहतर है, ये इस रियासत के लिए बेहतर कदम है कि एक जनरल इलेक्शन हो जाए, दुनिया को भी पता हो कि ये फलां हुकूमत 5 साल के लिए आई है, तो उसके साथ वो जो रवाबित होते हैं, जो नेगोशिएशंस होती हैं, वो फिर एक 5 साल वाली हुकूमत को माना जाता है। अभी लोगों को डर क्या है कि जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर एजुटेशन हो रही है, खामोश, अभी तक खामोश है। खामोश हम उसको कहते हैं जो पीसफुल होती है, लेकिन आप देखेंगे पिछले चंद दिनों से दहशतगर्दी शुरू हो गई है। और दहशतगर्दी क्यों हो रही है, इसके पीछे भी थ्योरीज है कि करवाई जा रही है या हो रही है। और इन चीजों को काबू पाना, आप इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी हुकूमतों को आप एक मैसेज भेजते हैं कि हमारा टोटल कंट्रोल है, हमारे मुल्क में अमन है। बड़ी मुश्किल से क्रिकेट टीम्स वापस आई हैं, बड़ी मुश्किल से आपका इकोनॉमी चलना शुरू हो गई थी, इन लोगों ने सब तबाह करके रख दी है। आपकी जो इफरात ज़र है वो 40% के करीब है, जबकि मीडिया ने जब 12.5% 13% मीडिया ने चीखें मारी थी। आज मीडिया भी खामोश है, आज सारी जो पार्टीज है वो भी खामोश है। देखिए, ये हम कहते हैं कि ये तासुब की जो ऐनक मीडिया के चंद मीडिया हाउसेस ने लगाई हुई है और चंद एंकर्स ने लगाई हुई है, वो उतारें, वो रियासत की बात करें। वो सिर्फ अपने चहीतों की जब बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं ये लिफाफे हैं। लिफाफे वो जरूरी नहीं होता कि पैसा लिफाफे के अंदर डलाओ, लिफाफे वो होते हैं कि जो अपने इंटरेस्ट को, अपने आकाओं को, अपने यारों दोस्तों को आगे रखते हैं। ये तो हर दौर में और हर हुकूमत में एक सहाफियों पर तनकीद होती है, हर मुखालिफ जो है, जो भी हुकूमत में आए फिर वो तनकीद करता है, तो ये तो एक सियासी मामला है। इसमें आप समझते हैं कि सहाफियों को भी घसीटा जाना दुरुस्त अमल है? देखें, सहाफी हैं कौन? हमारी बच्चे हैं, हमारी भाई हैं, ठीक है ना, हमारी बुजुर्ग हैं। प्रॉब्लम वहां पे आता है कि जब वो चूज करते हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और तब वो बातें जो सख्त और कड़वी और तल्ख बातें थी उनने की और हमने सुनी। आज वो बातें हो ही नहीं रही है, जबकि इफराद ज़र हमारे टाइम पे 12.5-13% था, अभी 40% ठीक है। यावर बुखारी साहब की आपने सुनी, उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका जो मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाए या उसी पर बात हो, तो वो इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब से इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज ही जो खान साहब ने ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो पहले तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के सामने इस्तीफों की मंजूरी के लिए जाना था, अब उसमें ताखीर भी हो सकती है, लेकिन ये अलबत्ता इस वक्त तक ये फैसला है कि तहरीक इंसाफ अपनी इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होंगे। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म एक जारी हुआ, परवेज इलाही साहब को एक रिलीफ मिला, उस पर अब हुकूमत क्या सोच रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। इस वक्त आप देखें तो परवेज इलाही साहब को जो एक रिलीफ मिला है, उसके बाद बतौर सीनियर कानूनदान आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए इस मामले पर? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं। इस वजह से जो गवर्नर ने अहकाम दिए थे या जो एतमाद का वोट लेने का कहा है वजीर आला परवेज इलाही साहब को, और उसके बाद उसको टर्मिनेट की है, तो टर्मिनेट वाला इशू तो वो तो सस्पेंड हो गया टिल फर्दर।
लेकिन वो जो मेन मसला था वो तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे और एतमाद का वोट ले ले। तो इस सूरत हाल में तो मेरे हिसाब से हमारी जीत जीत है। और पहले 2 दिन तो पीटीआई वाले भी बगले बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, मगर अब उनको 2-4 दिन बाद समझ में आ गई कि वो फैसला तो हमारे खिलाफ है। तो हमारा जो मकसद था या गवर्नर के जो एक ऑर्डर था आर्टिकल 1 से 30 सब क्लॉज 7 के तहत, वो तो हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। तो मंदोखिल साहब, आप समझते हैं कि ये जो गवर्नर साहब का एक ऑर्डर था वो जमहूरियत में एक बेहतर रिवायत है? देखिए, ये तो आइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7। तो मैं तो आपका आइन का आर्टिकल का हवाला दे रहा हूँ। तो बेहतर अगर नहीं होता तो ये आर्टिकल कैसे होता? गवर्नर चारों सूबों के और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो समझ जाए कि वजीर आला या वजीर आजम का एतमाद हासिल नहीं है, तो वो इसी आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप एतमाद का वोट हासिल कर ले। तो ये तो गैर जमहूरी, गैर आईनी तो है ही नहीं। मैं तो हवाला दे रहा हूँ आपको। नहीं सर, बिल्कुल आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन हवाला आइन के अंदर तो फिर गवर्नर रूल का भी है, और आपकी हुकूमत ने जब बलूचिस्तान में गवर्नर रूल लगाया तो आज तक आपके ऊपर तनकीद होती है। तो ये भी एक हो रहा है कि इसमें बीच का कोई रास्ता निकाला जाता और गवर्नर साहब को इस तरह फैसला जो है वो नहीं सुनाना चाहिए था। नहीं, वो थोड़ा सा आप बहुत पीछे चले गए, लेकिन उसके बाद जो है ना वो गवर्नर रूल के लिए बाकायदा वफाकी यानी कौमी असम्बली को इसको कंफर्म करने की भी शर्त है। और शर्त साथ साथ ये है कि सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का भी है। तो गवर्नर रूल जो है ना वो आपको याद होगा कि जब सिंध के लिए बड़ा, जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो पीटीआई वाले बड़े शोर मचा रहे थे, बड़ा चलकर। मैं उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पे बैठा हुआ था। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लगाएंगे तो मैं 2 मिनट के अंदर उसको रिकॉल कर दूंगा। तो वो ऑप्शन अब नहीं है गवर्नर राज जो है ना वो एक तरफा लगाने का। तो पुरानी बातें आप बता रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। अब कानून साजी हो चुकी है, नहीं में इतना नहीं लगा सकते जब तक इसको असेंबली कंफर्म नहीं करती है। तो मंदोखिल साहब, आज ही जो खान साहब ने ये भी कहा है फौरी तौर पर असेंबलियां इसलिए तहलील नहीं की क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लेना था। तो जो ये 23 दिसंबर की तारीख दी गई थी, आप समझते हैं कि इसमें इत्तेहादी जमातों की रजामंदी शामिल नहीं थी और ये जल्दबाजी में एक डेट दे दी गई थी? और दूसरा ये कि जो परवेज इलाही साहब हो गए या दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, आपकी नजर में असेंबलियों की तहलील के मामले पर जो फैसला खान साहब का है उसमें इत्तेहादी जमातें रजामंद नहीं है खान साहब के इस फैसले के साथ? देखिए, आप तो खान साहब कहते हैं, मैं तो खान साहब नहीं कहता हूँ, क्योंकि इनका खान एक मेन ऑफ कमिटमेंट का नाम होता है, सिंबल होता है। और जब कुछ कहता है तो करके दिखाता है। तो ये शख्स तो यू टर्न का बानी है, और ये तो यू टर्न के बारे में कहते हैं कि ये तो एक बड़े आदमी की निशानी है, जबकि हम उसको कुछ और निशानी कहते हैं उसको। अगर मैं किसी को धमकी दूं कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ या तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगा और फिर यू टर्न ले लूं, तो वो आम अल्फाज में कुछ और कहते हैं, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि इस शख्स का क्या पता, सुबह एक शाम एक, जब वो चाय पीते हैं नशा उतर जाता है तो कुछ और बात करता है, और चाय पीते वक्त जो है वो कुछ और कहता है। तो ये सारी बातों का जब इसने असेंबली तोड़ना था, आपको याद होगा इसने 26 नवंबर को ऐलान कर दिए, जब वो इसके ऊपर हमला करने का ख्वाब देख रहा था। और फिर वहां जब आपकी पोजीशन देखी कि 10-20 हजार से ज्यादा लोग नहीं है, तो वहां ऐलान कर दी मैं असेंबली तोड़ूंगा। फिर उसके बाद तारीखें देते, फिर 17 तारीख को ऐलान कर दिए कि मैं 23 तारीख को असेंबली तोड़ूंगा। और परवेज इलाही साहब को साथ बिठाया, और परवेज इलाही को जब साथ बिठाया, मैं उस रात भी किसी चैनल में अली उमर खान साहब के साथ बैठा हुआ था। ऐलान करने के बावजूद मैंने कहा ये नहीं टूटेगी। और फिर आपने सुबह परवेज इलाही का आपने बयान पढ़ा, उसने तो लिटरली शट कॉल दिया है कि आपने आइंदा जल्दबाजियों के खिलाफ बोला तो मैं और मेरी पार्टी आपके सामने खड़ी होगी। फिर उसने दूसरा कहा कि आप तो एहसान फरामोश हो, आपको जनरल बाजवा ने जमीन से आसमान तक उठाया। तो आपको याद होगा मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पहली स्पीच में कहा कि आप सेलेक्टेड हो, जिसके ऊपर उसने तालियां भी बजाई थी। और फिर तो उसके बाद वो जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अमानत है खान साहब की, तो आप समझते हैं कि ये एक सियासी बयान है? देखिए मोहतरम, आप और आपके देखने वाले, मैं जो हवाला दे रहा हूँ तो इसके बाद एतमाद रह जाती है। उन्होंने अपनी जो पीटीआई के तर्जमान है मुसरत चीमा
और इनके शोहर नामदार को कहा कि इनकी औकात क्या है। उसके बाद उसने अगले दिन उसने अपना तर्जुमान अलग कर दिया। अब देख ले आजकल कोई और तर्जुमान आता है, वो पीटीआई की तर्जुमानी करता है और परवेज इलाही का तर्जुमान कोई और आता है। फिर उस्मान बुज़दार जिसे वसीम अकरम प्लस कहते थे उसके बारे में कहा कि ये यूसी नाजिम था और इसको मैंने जमीन से उठा के आसमान पे ले गया। फिर उसके बाद उसने कहा ये असम्बली जो है ना ये चलनी चाहिए कम से कम 3 महीने ताकि हम तरक्याती काम करते हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये खान साहब की अमानत है। तो मुझे लग रहा है ये जो कानून का जो सारा लेके ये भी परवेज इलाही का एक चाल है, क्योंकि वो अदालत गए और अदालत ने वही कहा जो उसके दिल में कहा। फिर उसने खुद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 99% लोग नहीं चाहते असम्बली टूटे। तो ये सारे हवाले काफी नहीं है परवेज इलाही की क्या सोच है। और फिर परवेज इलाही और उनके बेटे का अरबों रुपए के जो इश्तिहारात आ रहा है उसमें तो इमरान नियाजी साहब का कोई तस्वीर नहीं है, न पीटीआई का कोई जिक्र है। तो आप समझते हो कि पीटीआई की हुकूमत है पंजाब में। तो ये सारे हवाले काफी है मेरे ख्याल में इस हवाले से। ठीक है कादिर मंदुकर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो बहुत सी इत्तेहादी जमातें हैं तहरीक इंसाफ की, वो असम्बलियों की तहलील के मामले पर जो है वो उनमें एक इख्तलाफ बज़ाहिर नजर आ रहा है। तो अब देखेंगे आगे सूरत हाल जो वो किस तरफ जा रही है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।